Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, friends and listeners. I hope that you all are doing well. आज हम PPSC पॉलिटिकल साइंस 2020 पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर दिसंबर 2020 में हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट रिसेंट पेपर है 2020 का, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टोटल फ़राइज़ कितने हैं वज़ू के। तो आपको पता है कि वज़ू के टोटल 4 फ़राइज़ हैं। वॉशिंग हैंड्स अप टू द एल्बोज़, वॉशिंग फेस, वाइपिंग द हेड यानी मसा करना, चौथाई सर का, वॉशिंग द फीट अप टू टेंकल्स और टखनों तक पाँव धोना। ये जो 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के, ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में एक्सप्लेन किए गए हैं और सूरतुल माइदा कुरान पाक की 5वीं आयत है। ये भी आपने याद रखना है। ये जो 4 फ़राइज़ हैं इनके बारे में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में बात की गई है और टोटल कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़ आपने याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन गुजरे हैं। आपको पता है कि थर्ड गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे, जो कि 17 अक्टूबर 1951 से अक्टूबर 1955 तक रहे। इनका टेन्योर अगर आप देखें तो ये आपको सबसे ज़्यादा लंबा टेन्योर इन्हीं का नज़र आता है, गवर्नर जनरलशिप को जिन्होंने एंजॉय किया। फर्स्ट अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका टेन्योर 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक है। सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हैं, सितंबर 1948 से अक्टूबर 1951। और आपको पता है कि अक्टूबर 1951 यानी 17 अक्टूबर 1951 को जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनके असैसिनेशन के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो जो सीट थी गवर्नर जनरल की वो खाली होगी, तो उस खाली सीट को किसने फिल किया? मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने। इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है। और अगर बात की जाए लास्ट और चौथे गवर्नर जनरल की, तो उनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, 1 साल भी पूरा नहीं बनता, क्योंकि 23 मार्च 1956 को जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया, तो आपको पता है कि उसके मुताबिक जो गवर्नर जनरल का ऑफिस है वो अबॉलिश कर दिया गया और प्रेसिडेंट का ऑफिस इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का लॉन्गेस्ट टेन्योर है, ये भी याद रखिएगा। थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। बाल्कन वार पार्टीज़, यानी बाल्कन वार किन 2 पार्टीज़ के दरमियान हुई। तो ये बाल्कन लीग और ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन लीग में बल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो ये कंट्रीज़ शामिल थे। तो ये टर्की आ जाए या ऑटोमन एम्पायर आ जाए, तो आपको याद रखना है कि बाल्कन वार की जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ थी वो बाल्कन लीग और ऑटोमन एम्पायर थी। अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में इसका आंसर डिफरेंट था और 2022 में इसका आंसर डिफरेंट है। अगर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इस वक्त कितने अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, तो ये 14 लाख हैं, 1.4 मिलियन, ये आपने याद रखना है। लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट, यानी पाकिस्तानी सेनेट में लीडर ऑफ हाउस इस वक्त कौन है। ये तब भी पेपर में क्वेश्चन आया था 2020 में भी। शहजाद वसीम, ये PTI के कैंडिडेट हैं, PTI के सेनेटर हैं। और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सेनेट में। याद रखिए कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 4 अलग अलग लोग हैं, इनको आपने अलग अलग तरीके से याद रखना है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी PP के और शहजाद वसीम PTI के। लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट की बात हो रही है, पाकिस्तानी सेनेट की, जो कि अपर चैम्बर है, जिसको चैम्बर ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। इस वक्त इसकी कंपोजिशन 100 है और नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 2024 में होंगे, कंपोजिशन कितनी हो जाएगी? 96। लास्ट इलेक्शन कब हुए हैं? 2021 में। एक प्रोविंस से कितनी सीट्स आती हैं? 14 जनरल सीट्स हैं। और बाकी जो कंपोजिशन है टेक्नोक्रेट्स की, विमेन की और माइनॉरिटीज़ की, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। रशियन पार्लियामेंट लोअर हाउस। तो रशियन पार्लियामेंट आपको पता है कि ये बाई कैमरल पार्लियामेंट है। रशिया एक फेडरेशन है और आमतौर पर जो फेडरेशंस होती हैं उनमें बाई कैमरल पार्लियामेंट होती है। पाकिस्तान एक ऐसी एक्सेप्शनल
हमारे पास स्टोरी मौजूद है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पाकिस्तान में सिंगल हाउस पार्लियामेंट थी, यानी यूनिकैमरल पार्लियामेंट थी। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी और 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थी। लेकिन पाकिस्तान उस वक़्त भी एक फेडरेशन था, एक फेडरल कंट्री था। तो रशियन पार्लियामेंट की बात हो रही है, रशियन फेडरेशन की बाईकैमरल पार्लियामेंट है। तो जो इसका लोअर चैम्बर है, हाउस ऑफ पीपल, उसे स्टेट डूमा कहते हैं। स्टेट डूमा इज़ वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द रशियन पार्लियामेंट। द फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली रशियन पार्लियामेंट का नाम है, जिस तरह से पाकिस्तानी पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है संसद भवन, जतिया संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। इसी तरह से फेडरल असेंबली रशियन पार्लियामेंट का नाम है। और जो इसका लोअर हाउस है उसे स्टेट डूमा कहते हैं और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहते हैं। लोअर हाउस जो है ये 450 मेंबर्स पे मुश्तमिल है और लोअर हाउस स्टेट डूमा का जो टेन्योर है ये 5 ईयर्स है, यानी इसके मेंबर्स पॉपुलर वोट से इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद है जी G20 समिट। तो G20 जो समिट है, ये जो इदारा है G20 एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, is a group of 20 of the world's largest economies that meets regularly to coordinate global policy on trade, health, climate and other issues. इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको में है और 2021 में इटली ने इस समिट को होस्ट किया था। 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा, 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। और अगर बात की जाए 2020 की, तो आपने मुझे बताना है कि 2020 में G20 समिट को किस कंट्री ने होस्ट किया था। सिंपल सा इसका आंसर होगा, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अभी आपने याद रखना है 2022 जो लास्ट पे हुआ है वो भी याद रखें कि 2021 में किस कंट्री ने होस्ट किया था। और इंडिया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान G20 समिट का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट है, तो ये भी आपने याद रखना है। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक एक ऐसे ट्रॉपिकल कंट्री को कहते हैं विद वीक इकोनॉमी, प्राइमरीली रिलाइंग ऑन ओनली वन एक्सपोर्ट, यानी सिर्फ ऐसे कंट्रीज़ जो कि सिंगल एक्सपोर्ट पे जिनकी इकानमी बेस करती है उन्हें बनाना रिपब्लिक कहते हैं। और जिन कंट्रीज़ की जो इकानमी है वो सिंगल एक्सपोर्ट पे बेस करती है, तो इन केस के अगर उस एक्सपोर्ट की मार्केट वैल्यू ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, तो इट मीन्स कि उस कंट्री की जो इकानमी है वो ख़राब हो सकती है, वो वीक हो सकती है, या बिल्कुल उसका GDP नीचे भी आ सकता है। तो ऐसी कंट्रीज़ जिनकी वीक इकानमी होती है, और उनकी वीक इकानमी होने की रीज़न भी यही है कि उनकी इकानमी इज़ रिलाइंग ऑन ओनली वन एक्सपोर्ट। थर्ड सूरा ऑफ होली कुरान, तो आपको पता है कि यानी सूरह फातिहा ये फर्स्ट है, अल बकरा सेकंड है, आले इमरान ये थर्ड है, अल निसा फोर्थ है और अल मायदा फिफ्थ है, जिसकी आयत नंबर 6 के अंदर वज़ू के फ़राइज़ की बात की गई है। 4 वज़ू के फ़राइज़ एक्सप्लेन किए गए हैं। सूरतुन निसा जिसमें विमेन जो इश्यूज़ हैं उनको कुरान पाक में डिस्कस किया गया है। तो थर्ड सूरा क्या है? सूरह आले इमरान। अकॉर्डिंग टू प्लेटो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी अफलातून के मुताबिक एक आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5040। ये बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रूसो के मुताबिक आपसे पॉपुलेशन नहीं पूछी जा रही, प्लेटो के मुताबिक पूछी जा रही है। रूसो के मुताबिक पॉपुलेशन क्या थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। लोअर हाउस मेंबर्स ऑफ यूएस से कांग्रेस, आपको पता है कि जो यूएस पार्लियामेंट है उसे अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है। इसका जो लोअर चैम्बर है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है। 435 इसके मेंबर्स हैं और यह सबसे बड़ी जो स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया एक ही स्टेट से 53 मेंबर्स आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जबकि वायोमिंग ये सबसे छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ से सिर्फ एक मेंबर आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन अगर सेनेट की बात की जाए तो आपको पता है कि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द 50 फेडरेटिंग यूनिट्स। कैलिफोर्निया से भी 2 ही सेनेटर आते हैं और वायोमिंग से भी 2 ही सेनेटर आते हैं। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये पॉपुलर हाउस है, ये पॉपुलर वोट के ज़रिए सेलेक्ट होता है।
इसमें जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके मेंबर्स ज़्यादा आएंगे। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो पंजाब से आते हैं, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपने याद रखना है कि कैलिफोर्निया में से 53 मेंबर्स आ रहे हैं और वायोमिंग से 1 मेंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिमला डेप्यूटेशन 1906 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने थे? तो 35 मेंबर्स थे। इसको लीड किसने किया और उस वक़्त के वायसराय कौन से थे और कौन कौन सी डिमांड्स प्रेजेंट की गई और उन डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कब किया गया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। 13 सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस जजेस स्ट्रेंथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर थोड़ी वेरिएशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द पावर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जस्टिसेस इन द हैंड्स ऑफ कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस की ये सवाबदीद है कि वो नंबर ऑफ जस्टिसेस यानी कितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में उसकी तादाद को मुतय्यन करे। कौन? अमेरिकन कांग्रेस। The first Judiciary Act passed in 1789 set the number of justices at 6। तो ये एक और MCQ आपको याद होना चाहिए कि इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए थी उसके कितने तादाद कितनी फिक्स की गई जजेस की? 6, एक चीफ जस्टिस और 5 एसोसिएट्स। Over the years, Congress has passed various acts to change this number, fluctuating from a low of 5 to a high of 10, यानी मैक्सिमम 10 और कम से कम 5। The Judiciary Act of 1869 fixed the number of justices at 9 and no subsequent changes to the number of justices has occurred। इसलिए इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के जजेस की स्ट्रेंथ है वो 9 है, याद रखना है। शुरू में 6 थी, उसके बाद फ्लक्चुएट होता रहा नंबर, और ये जो तादाद मुतय्यन करने का इख्तियार है ये आइन ने अमेरिकन कांग्रेस को दिया है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस वाज चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे ज़्यादा लंबा अरसा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस गुजारा है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी ये सारी उम्र के लिए होते हैं, यानी जब ये अपॉइंट हो जाते हैं तो ये टिल देयर डेथ ये सुप्रीम कोर्ट में सर्व करते हैं। तो 34 ईयर्स सर्व किया है जॉन मार्शल ने। द ओनली जस्टिस टू बी इम्पीच्ड वाज एसोसिएट जस्टिस सैमुअल को जस्ट इम्पीच किया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट को पास कर दिया, लेकिन सेनेट ने उसे एक्विट कर दिया, उसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया। कब? 1805 में। तो सिर्फ ये चीफ जस्टिस नहीं है, ये एसोसिएट जस्टिस हैं। अब इस वक्त एक चीफ जस्टिस हैं और 8 एसोसिएट जस्टिस हैं। एक सिर्फ जस्टिस चीफ एसोसिएट जस्टिस को इम्पीच करने की कोशिश की गई, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सेनेट ने उनको एक्विट कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं वो जॉन मार्शल रहे हैं, जिन्होंने 34 ईयर्स के लिए सर्व किया है एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन यूएसए। रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त जो रशिया था वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था। अदरवाइज़ अगर आप इसकी डेट देखेंगे तो ये मार्च है, मार्च 1917, लेकिन इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूलियन कैलेंडर के मुताबिक वो अक्टूबर का महीना था। अब इस वक्त जो कैलेंडर रशिया के अंदर फॉलो हो रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला, जो यूज़ होने वाला कैलेंडर है वो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये भी आपके जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में क्वेश्चन आ सकता है। तो रशियन रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट shook फ्रांस बिटवीन 1787-1799, यानी ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी जिसने पूरे फ्रांस को हिला के रख दिया 1787 से 1799 तक, एंड रीच्ड इट्स फर्स्ट क्लाइमैक्स हेयर इन 1789, इसलिए 1789 याद रखा जाता है। और इससे क्या हुआ कि डिनोटिंग द एंड ऑफ एंशियन रजीम। एंशियन रजीम इस रजीम का नाम नहीं है जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़रिए से ख़त्म किया गया, बल्कि जो भी रजीम्स प्री रेवोल्यूशनल पीरियड में मौजूद होती हैं उनको एंशियन रजीम्स कहा जाता है। तो ये एक जनरल टर्म है।
उसके बाद है जी हु वाज द फाउंडर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है चौधरी मोहम्मद अली, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अली ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लंबे अरसे से इन प्रोसेस था, लेकिन अगर हम फाउंडर की बात करें तो वो चौधरी मोहम्मद अली हैं। इनकी एक बहुत फेमस किताब है दी एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी आपने याद रखनी है। टोटल अमेंडमेंट्स इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 27। तो इन 27 अमेंडमेंट्स को हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 1791 में द बिल ऑफ राइट्स वाज आल्सो रेटिफाइड विद 10 अमेंडमेंट्स, यानी जो पहले 10 अमेंडमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। और ये कब रेटिफाई हुई? 1791 में। अब हम चलते हैं 11th अमेंडमेंट की तरफ। 11th अमेंडमेंट इज़ द ओनली अमेंडमेंट रिलेटेड टू जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मेड इन 1795। तो 11वीं अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल ब्रांच से रिलेटेड है, और ये ओनली अमेंडमेंट है जो जुडिशियल ब्रांच से रिलेटेड है। इसको याद रखना है, 11वीं 1795 में इसको रेटिफाई किया गया। 12th अमेंडमेंट चेंज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस इन 1804। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस तब्दील कर दिया 12th अमेंडमेंट ने। The 13th Amendment freed all slaves and indentured servants throughout the United States in 1865। 13वीं अमेंडमेंट ने अमेरिका के अंदर जो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया। इंडेंचर्ड सर्वेंट्स उन सर्वेंट्स को कहते हैं जो एक लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए से, जिन्होंने अपनी सर्विसेज किसी को दे दी हों और किस चीज़ के बदले में? खाने पीने और रहने के बदले में। तो इस तरह इंडेंचर्ड सर्वेंट्स और स्लेव्स को 13th अमेंडमेंट के ज़रिए से फ्री कर दिया गया इन 1865। 14th Amendment defines what it means to be a citizen of the United States and also protects civil rights in 1868। चूँकि 13th Amendment में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, तो उसके बाद जो सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की डेफिनेशन है उसको ज़्यादा ब्रॉड किया गया। 15th अमेंडमेंट डील्स विद द राइट टू वोट इन द यूएसए इन 1870। लेकिन याद रखें कि ये राइट टू वोट जो है वो अभी तक वीमेन को नहीं दिया गया। यहाँ पे 15th अमेंडमेंट 15वीं अमेंडमेंट 1870 में जो हुई, यहाँ पर जो राइट टू वोट है वो पीछे हमने बात की कि स्लेवरी ख़त्म की गई और सिटीज़न ऑफ द यूएस की डेफिनेशन को ज़्यादा ब्रॉड किया गया। तो अब यहाँ पर 15th अमेंडमेंट के ज़रिए से उनको राइट टू वोट दिया जा रहा है, बट ओनली टू मेन। 16th Amendment deals with taxes in 1913। The 17th Amendment lays out how US senators are elected in 1913। यानी ये जो आगे ईयर्स लिखे हुए ये इनके वो ईयर हैं जिसमें ये अमेंडमेंट्स रेटिफाई हुई। 18th Amendment made the production, transport and sale of alcohol illegal in 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए से शराब को गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था 1919 में, लेकिन बाद में आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट है इसको रिपील कर दिया गया, दूसरी अमेंडमेंट के ज़रिए से इसको मनसूख कर दिया गया और जित अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अल्कोहल है, उसको फिर लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। 19th अमेंडमेंट गेव वीमेन द राइट टू वोट इन 1920। 19वीं अमेंडमेंट के ज़रिए से ख़वातीन को वोट देने का हक दिया गया 1920 में। याद रखिए 1920 में। The 20th Amendment determined the beginning and end date of presidential terms and congressional sessions in 1933। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल टर्म है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट 20 जनवरी को ओथ लेता है और जो सेनेटर्स हैं वो 3 जनवरी को ओथ लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। The 21st Amendment repealed prohibition of alcohol in 1933। वो अमेंडमेंट जिस आपको 18वीं अमेंडमेंट ने अल्कोहल को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन 21वीं अमेंडमेंट ने अल्कोहल को लीगल डिक्लेयर कर दिया। और ये एक सिंगल ऐसी अमेंडमेंट है अमेरिका के केस में जिसने पिछली अमेंडमेंट को रिपील कर दिया, उसको मनसूख कर दिया, उसको नल एंड वाइड कर दिया। The 22nd Amendment limits presidential terms to 2 in 1951। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की टर्म्स को 2 टर्म्स तक किस अमेंडमेंट के ज़रिए से लिमिट किया गया? तो ये 22वीं अमेंडमेंट जो कि 1951 में रेटिफाई हुई। The 23rd Amendment allows Washington DC citizens the right to choose electors in presidential elections in 1961। इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें 3 इलेक्टर्स आते हैं वाशिंगटन डीसी से, लेकिन ये राइट उनको दिया गया 1961 में। इससे पहले उनके पास ये राइट नहीं था और जो इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ थी वो 535 थी, 538 नहीं थी।
The 24th Amendment abolished poll taxes which had previously been required to vote in elections in 1964. The 25th Amendment sets the order of succession for the President and lays out what to do in the case of presidential incapacity in 1967. The 26th Amendment allowed 18 years old US, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अब सॉरी अमेंडमेंट है, क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट के ज़रिए से जो वोट देने की उम्र थी उसको रिड्यूस किया गया। पहले ये उम्र कितनी थी? पहले ये 21 साल थी, लेकिन 26वीं अमेंडमेंट जो कि 1971 में हुई, इसके ज़रिए से वोट देने की एज को कम किया गया और अब ये रख दी गई 18 ईयर्स। 27th Amendment made it so pay raises or decreases for members of Congress can only take effect after the next election in 1992. 27वीं अमेंडमेंट ये हुई कि जो कांग्रेसमैन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाना या कम करना कब होगा? नेक्स्ट इलेक्शन के बाद से। और आखिरी अमेंडमेंट कब हुई? 1992 में। ये आपने याद रखनी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट अमेंडमेंट अमेरिका में कब हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये किताब किसकी लिखी हुई है? तो ये हसन अस्करी रिजवी की किताब लिखी हुई है, द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये जनरल अयूब खान की किताब है, ये भी याद रखनी है, फेमस बुक है। हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इस वक्त लखनऊ उसका हेडक्वार्टर है, आई मीन कैपिटल सिटी है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो इंडिया में लखनऊ में था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। कॉमनैलिटी बिटवीन शाह हुसैन, बुल्ले शाह एंड बाबा फरीद खान शकर्स पोइट्री, ये तीन जो राइटर्स शायर हैं इनकी शायरी में कॉमनैलिटी क्या थी, यानी आम क्या चीज़ थी? तो वो थी कॉफ़ी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जोगिंद्रा नाथ मंडल, जोगिंद्रा नाथ मंडल जिनका अगर आपको याद हो तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से, तो ये आपने याद रखना है। टोटल मेंबर्स ऑफ नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट 120 मेंबर्स हैं इस वक्त। एट प्रेजेंट द मूवमेंट हैज़ 120 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये कब बनी थी? सितंबर 1, 1961। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल। ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमेसी का कोर्स पढ़ा है वो इस टर्म को इमीडिएटली समझ सकते हैं और बाकियों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज़ पर्सोना नॉन ग्रेटा? यानी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दो स्टेट्स के दरमियान कायम होते हैं, सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट। जिसको आप अम्बेसी कहते हैं उसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में डिप्लोमेटिक मिशन कहते हैं। जो सेंडिंग स्टेट है वो अपने डिप्लोमेटिक मिशन को भेजती है रिसीविंग स्टेट में। अब जो डिप्लोमेटिक मिशन यानी उस अम्बेसी को हेड कौन करेगा, अम्बेसडर कौन होगा और उस अम्बेसी का स्टाफ कौन से लोग होंगे, उन सब के जो क्रीडेंशियल्स हैं यानी जो उनकी मालूमात हैं, जो उनके ज़रूरी कागजात हैं, वो सारे के सारे जो सेंडिंग स्टेट है वो रिसीविंग स्टेट को भेजती है और रिसीविंग स्टेट उनको चेक करती है, उनको वेरीफाई करती है, स्क्रूटनी प्रोसेस से गुजारती है और उसके बाद वो उनको अप्रूव कर देती है। जब वो उनको अप्रूवल दे देती है और उसके बाद जो एग्रीमेंट दोनों स्टेट्स के दरमियान रिसीविंग और सेंडिंग के दरमियान साइन होता है उसी डेट के मुताबिक वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, यानी डिप्लोमेटिक मिशन के लोग रिसीविंग स्टेट में आ जाते हैं। और जितना भी उनका टेन्योर होता है 3 साल या 4 साल या 5 साल, उसमें उस पूरे टेन्योर के दौरान अगर रिसीविंग स्टेट किसी भी शख्स को यानी उस डिप्लोमेटिक स्टाफ के किसी सिंगल पर्सन को या पूरे के पूरे स्टाफ को या दो लोगों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देती है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से, यानी वो सेंडिंग स्टेट को ये लिख देती है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये हमें अब अपने मुल्क में नहीं चाहिए, आप इसको इमीडिएटली वापस बुलाएं, तो उस शख्स को हम कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। और ये भी बात याद रखिए कि जो रिसीविंग स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पर्सोना नॉन ग्रेटा क्यों डिक्लेयर कर रही है ये एक्सप्लेन करना रिसीविंग स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसीविंग स्टेट एक सॉवरेन बॉडी है, एक सॉवरेन एंटिटी है और सॉवरेनिटी क्या है कि आप अपने एक्शंस के लिए किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। तो आई थिंक कि आपको पर्सोना नॉन ग्रेटा की समझ आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी।
फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं। ये जो नज़म है ये इकबाल की कौन सी किताब में है? तो ये बाले जिब्रील है, ये भी याद रखिएगा। बिफोर पार्टीशन विच न्यूज़पेपर वाज द माउथ पीस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो ये डॉन जो कि 1941 में पब्लिश करना शुरू किया गया फ्राम दिल्ली। कायदे आज़म इसके ओरिजिनेटर थे, कायदे आज़म ने इसको लीड किया, डॉन न्यूज़पेपर। इल्मुल इक्तसाद ये अल्लामा इकबाल की किताब है जो कि ओरिजिनली 1903 में पब्लिश हुई। ये किस चीज़ के बारे में है? इक्तसाद क्या है? इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमिक्स के बारे में किताब है। दिस इज़ द नॉलेज अबाउट इकोनॉमी। तो ये इकबाल की किताब है इल्मुल इक्तसाद। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड, तो इसे कहते हैं मैस नंबर। ये आपको पता है कि 20 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, उर्दू और ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, करंट अफेयर्स। तो ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मैस नंबर। मैक्यूलर डीजेनरेशन इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो ये एक आँख की बीमारी है, आँख की बीमारी है मैक्यूलर डीजेनरेशन। विच पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड, आँख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जा सकता है? कॉर्निया, तो ये है कॉर्निया, ये भी याद रखिएगा। विच पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड? कॉर्निया। लेक विनीपेग इज़ लोकेटेड इन, तो ये जो झील है ये मैनीटोबा कनाडा, ये कनाडा का एक प्रोविंस है मैनीटोबा, तो ये वहाँ पे वाक़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इज़ इनिशिएटेड बाय कार्ल मार्क्स, लेकिन अगर पेपर में प्लेटो का आइडिया आ जाए, प्लेटो भी लिखा हुआ हो और थोड़ी सी वर्डिंग उस तरह से हो कि प्लेटो की तरफ आपको लगे कि इसका आंसर सही है, तो आपने प्लेटो डिस्कस करना है। ख़ास तौर पर अगर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो फिर आपने प्लेटो पे क्लिक करना है। पाकिस्तान बिकेम द फुल मेंबर ऑफ नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके भी हमने बात की कि इसके 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो हवाना समिट जो कि कहाँ पर हुई? क्यूबा में 1979 में, उस समिट में पाकिस्तान ने नेम का फुल मेंबर बन गया था। व्हेन एडोल्फ हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी, तो ये 1933 में, और इसने रूल किया था अनटिल 1945, लेकिन 1945 में जब जर्मनी जंग हार गया तो उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया एडोल्फ हिटलर ने, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक आई एम जस्ट रिकॉलिंग, एक ट्रायल शुरू हो गया था, मुझे वो याद आता था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वो इतनी भयानक किस्म की सज़ाएं उसमें देना शुरू हो गए थे, तो एडोल्फ हिटलर ने 1945 में सुसाइड कर लिया था। नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स इन यूएन 15 हैं, इसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की मैं बात कर रही थी इस क्वेश्चन के लिए कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स अगर आप इसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो वार क्रिमिनल्स जिनको डिक्लेयर करके तो किस तरह से उनको पनिश करने की कोशिश की गई। माउंट किलिमंजारो इज़ इन, तो ये तंजानिया में है, अफ्रीका में है, अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, वहाँ पर ये माउंट है किलिमंजारो। बल्तोरो ग्लेशियर इज़ इन विच माउंटेन रेंज, ये पाकिस्तान में कराकोरम माउंटेन रेंज जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है उसके अंदर है बल्तोरो ग्लेशियर। इरिडेंटिज्म, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टर्म है, और ये टर्म क्या है कि इरिडेंटिज्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड पॉपुलर मूवमेंट हुज मेंबर्स क्लेम यूजुअली ऑन बिहाफ ऑफ देयर नेशन एंड सीक टू ऑक्यूपाई टेरिटरी विच दे कंसिडर लॉस्ट और अनरिडीम्ड बेस्ड ऑन हिस्ट्री और लेजेंड, यानी वो ये क्लेम करते हैं कि ये हिस्सा माजी में हमारा था, तो चूंकि ये माजी में हमारा रहा और हमसे छीन लिया गया तो अब इसको वापस लेना हमारा हक है। ऐसी पॉलिटिकल और पॉपुलर मूवमेंट को क्या कहते हैं? इरिडेंटिज्म। अ पॉलिसी ऑफ सीकिंग और रिटेलिएट स्पेशली टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है जी डेवोल्यूशन पावर प्लान 2001, ये पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था। एब्रोगेट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मनसूख करना।
मुकम्मल तौर पे एक चीज़ को ख़त्म कर देना, रिप्यूडिएट करना या रिपील करना। सस्पेंशन में और एब्रोगेशन में डिफरेंस याद रखिएगा। एब्रोगेशन का मतलब है कि आपने एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया, और सस्पेंशन का मतलब है कि उसको टेम्पोरेरीली सस्पेंड किया, उसके बाद उसको रिस्टोर किया जा सकता है। पहले जो दो आइन है 56 और 62 का, उनको एब्रोगेट किया गया, लेकिन 73 के आइन को टेम्पोरेरीली सस्पेंड किया गया, उसको एब्रोगेट नहीं किया गया। क्यों? आर्टिकल 6 की वजह से। क्योंकि अगर कोई आर्टिकल 6 क्या कहता है, डेथ सेंटेंस देता है अगर कोई आइन को एब्रोगेट करने की कोशिश करता है उससे। LFO फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, तो ये जनरल याहिया खान ने यूज़ किया था 1970 में। इसी के ज़रिए से उसने जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट किया था, और जो इलेक्शंस थे उन इलेक्शंस के लिए एक फ्रेमवर्क दिया था। थर्ड सूरा ऑफ कुरान अल इमरान, पहले भी हम बात कर चुके हैं सूरह फतह, और उसके बाद सूरह बकरा, और फिर अल इमरान, फिर सूरह निसा, और फिर सूरह मायदा, जिसकी आयत नंबर 6 के अंदर 4 वज़ू के फ़राइज़ की बात की गई है। शीन फेन इज़ ए पोलिटिकल पार्टी ऑफ विच कंट्री, तो ये आयरलैंड की है। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। शीन फेन आपने याद रखना है, ये 2020 वाले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। हुगो ग्रोशियस बिलोंग टू, तो ये डच था, दी नेदरलैंड से इसका ताल्लुक था, इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। पाकिस्तान सीज डोमिनियन स्टेटस इन, तो जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, चौधरी मोहम्मद अली खान, जिन पीछे हम पढ़ के आए हैं, फाउंडर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का जो डोमिनियन स्टेटस है वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान एक रिपब्लिक बन गया। दिल्ली प्रपोजल्स बाय कायदे-आज़म, तो ये 1927। दिल्ली प्रपोजल्स क्या थी, ये आप ग्रुप में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। 1935 एक्ट ऑफ इंडिया यूज्ड फॉर डैश ईयर्स अनटिल, तो ये कितने सालों तक इस्तेमाल होता रहा, ये अगस्त 1947 से लेके मार्च 1956 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसे सर्टन अमेंडमेंट्स के साथ, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन दोनों को यूज़ किया गया था। तो तकरीबन 8 सालों तक ये फंक्शनल रहा। पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी का याद रखिए, मतलब ये नहीं है कि सॉवरेनिटी ऑफ मेजॉरिटी, ये विल ऑफ ऑल है। पॉपुलर यानी इसमें पूरी की पूरी पब्लिक इन्वॉल्व है, और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यान जैक्स रूसो। एक्रीडाइट, ये जो स्टूडेंट्स डिप्लोमेसी का कोर्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो इसको फ़ौरन समझ जाएंगे। एक्रेडिटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सेंडिंग स्टेट अप्रूवल लेती है रिसीविंग स्टेट से। किस चीज़ के बारे में? अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑफिशियल अप्रूवल, यानी सरकारी तौर पर आप मंजूरी देते हैं किसी भी डिप्लोमेटिक स्टाफ के मेंबर्स के लिए, डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। सो यू कैन से टू गिव अप्रूवल और टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक्रेडिटेशन। लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसका एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द कंट्री बॉर्डर्स इज़ ऑन द सी, यानी उसके चारों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा एटलीस्ट सी के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी जिसकी ओपन सी तक असेस हो, उसे लिटोरल स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान आप देखें तो ये लिटोरल स्टेट है, इंडिया को देखें तो लिटोरल स्टेट है, बांग्लादेश को देखें, म्यांमार को देखें, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान को देखें तो वो लिटोरल स्टेट नहीं है, भूटान को देखें या नेपाल को देखें तो वो लिटोरल स्टेट्स नहीं है, रादर दे आर द लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये कब आई? 1919 में, और ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए रिपोर्ट बाय एडविन मॉन्टेगो, दी देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। मॉन्टेगो कौन था? उस वक्त इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया का वाइस राय था 1916 से लेकर 1921 तक। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सेट फोर्थ बाय दिस एक्ट आर नोन एज मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी इनका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। इन्हें क्यों कहते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? और ये जो दो ऑफिशियल्स थे मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड, इनके पास उस वक्त कौन से ऑफिसेज थे, पीरियड क्या था, ये याद रखिएगा। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय याहिया खान वाया LFO इन 1969। LFO 70 में आया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 69 में उसको एब्रोगेट कर दिया गया। कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल
को 1911 में बंगाल पार्टीशन को फाइनली कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदूज थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये जो पार्टीशन है इसको रिवोक करना पड़ा। और इन 1911 द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल वर रीयूनाइटेड। ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी थी और वेस्ट बंगाल जो कि इस वक्त इंडिया की एक स्टेट भी है, इसमें हिंदू मेजॉरिटी थी। और ये किस वाइसराय के पीरियड में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में बंगाल की जो पार्टीशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया 1911 में। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये किताब जुल्फ़कार अली भुट्टो की लिखी हुई है। कानून अल वज़ारत ये किताब अल मावर्दी की लिखी हुई है। दितांत ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स, यानी हालात को नॉर्मल करना, टेंशन्स को कम करना, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स। सीटो मेंबर्स कितने थे 1954 में? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं। 8 मेंबर्स थे। 1977 तक ये ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन चलती रही और उसके बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज डिसबैंडेड इन 1977। इगैलिटेरियन टॉक अबाउट, इगैलिटेरियंस जो हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? अबाउट इक्वालिटी। Egalitarian doctrines are generally characterized by the idea that all humans are equal in fundamental worth or moral status. ये इसका थीम है egalitarian ideology का। Egalitarianism is the doctrine that all citizens of a state should be accorded exactly equal rights. So egalitarians talk about equality. मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान, ये इनका बर्थ प्लेस पूछा गया था तो ये है सियालकोट। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, फार्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। तो इनकी बर्थ प्लेस क्या है? सियालकोट। उसके बाद है यूतां वाज फ्राम, ये आपको पता है 3rd सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के। तो ये बर्मीज़ थे, बर्मा से ताल्लुक़ रखते थे, जिसका अब इस वक्त मौजूदा नाम क्या है? म्यांमार। यू कैन नॉट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, ये एक प्रोवर्ब है, पता है इंग्लिश का पोर्शन भी आना है पेपर में। तो इसका मतलब ये क्या है कि यू कांट मेक और डू समथिंग अनलेस यू हैव द बेसिक नेसेसरी टूल्स और मटेरियल्स, यानी आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास उसका जो बेसिक मटेरियल है, जो नेसेसरी टूल्स हैं, वो नहीं होंगे। पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट किसने दिया? थॉमस हॉब्स ग्रीन ने, TH ग्रीन का ये कॉन्सेप्ट है। एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ चाइना, स्टेट काउंसिल। The State Council, also referred to as the Central People's Government, is China's executive organ headed by the Premier of China. प्रेसिडेंट इसको हेड नहीं करता, इसे कौन हेड करता है? प्रीमियर ऑफ द चाइना। चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम पे होपफुली मैं एक आध दिन में आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दूंगी, क्योंकि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। EEZ स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। EEZ और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स जो CPEC के लिए खास तौर पर यूज़ होती हैं, उनको देखने के लिए आप CPEC के ऊपर जो वीडियो पड़ी हुई है वो ज़रूर देख लीजिए, सो दैट ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। यूरिटेनिया, ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक फिक्टिशियस कंट्री है, यानी ये एक अफसानवी मुल्क है, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। और ये एंथोनियो होप ने अपने नॉवेल्स में ये यूज़ किया है यूरिटेनिया। ये सेंट्रल यूरोप में वो इसकी लोकेशन पोर्ट्रे करता है अपने नॉवेल्स में। Fidel Castro. Fidel A. Castro Ruz was a Cuban revolutionary lawyer and politician who was the leader of the Cuba from 1959 to 2008. ये 2 तरह के इसने ऑफिसेज इंजॉय किए हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी और प्रेसिडेंट का भी। सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा फ्रॉम 1959 टू 1976 एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 1976 टू 2008। और यहाँ पर जो समिट हुई थी 1979 में क्यूबा के अंदर हवाना में, उसी समिट में पाकिस्तान ने नैम की फुल मेंबरशिप हासिल की थी। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी क्यूबा का जो लीडर था वो कौन था? 1962 में फिडेल कैस्ट्रो। वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने ये किताब लिखी है जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1776 में। अहमद शाह अब्दाली केम इनटू सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके दौरे हुकूमत में वो सब कॉन्टिनेंट में आया? शाह आलम वन। जो मुग़ल एम्परर था उस वक़्त का वो शाह आलम वन था और उसका नाम क्या था? मुहम्मद मुअज़्ज़म, यानी ये उसका टाइटल था, शाह आलम वन, और नाम क्या था? मुहम्मद मुअज़्ज़म। मैकमोहन लाइन,
आपको पता है कि इंडिया और चाइना के दरमियान दो तरह के बॉर्डर हैं, एक को मैकमोहन लाइन कहते हैं और एक को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो चाइना और इंडिया के दरमियान जो तिब्बत वाली साइड पे बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। चाइना इस बॉर्डर को नहीं मानता। इस पे भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ पूरी डिटेल्स अपनी दूसरी वीडियो में शेयर की हुई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट की टर्म यूज होती है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी दैट माइट बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। यानी स्टेट्स जो यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर में टेरिटरी एक्वायर की जाती है तो वो भी इंडिया का पार्ट होगी। सो जो फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया की टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट 4 हैं: गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। इसमें से जो सॉवरेनिटी है उसको स्पिरिचुअल एलिमेंट कहा जाता है। बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको आपने याद रखना है। गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको याद रखना है। पॉपुलेशन के बारे में जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलासफर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है पॉपुलेशन साइज के बारे में, टेरिटरी साइज के बारे में वो भी याद रखना है। थॉमस जेफरसन इनको फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इजमा। फर्स्ट है कुरान, सेकंड है हदीस और थर्ड है इजमा। हेगल सिविल सोसाइटी वाज एंटाइथेसिस ऑफ। तो हेगल कहते हैं कि फैमिली, उसके नज़दीक फैमिली इज अ थेसिस, सिविल सोसाइटी इज एंटाइथेसिस एंड स्टेट इज सिंथेसिस। इस पर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, होपफुली मैं वो भी आपके साथ एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। हेगल की उसमें हम कंप्लीट फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हेगल को समझना रिलेटिवली बहुत ही टफ है, क्योंकि हेगल एक ऐसा पॉलिटिकल फिलोसफर गुजरा है जिसने मेटाफिजिक्स के ऊपर बहुत बात की है, बहुत काम किया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि पीपल रूल विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब पीपल रूल होगा विद रिप्रेजेंटेशन तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, जिसको मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसको पॉपुलर या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे और कंट्रीज में इन प्रैक्टिस है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जब पब्लिक जो लॉ मेकिंग अफेयर्स हैं, जो लेजिस्लेशन है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। Conflict means tension and hostility between the conflicting parties. Who first abrogated constitution? जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान में वो किसने मनसूख किया? सिकंदर मिर्जा ने। इसमें अयूब खान इसका करेक्ट आंसर नहीं है, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा इसका करेक्ट आंसर है। अब ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। He says my father will be playing cricket with me. He said that his father was playing cricket with him. ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको अगर याद हो तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको आपने चेंज किया विद द सब्जेक्ट ऑफ, ये जो कामा से पहले वाली स्पीच है उसको। अब मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी भूल गई हुई हैं, लेकिन आप इंग्लिश वाला ये जो नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में MCQs आएंगे। मार्क्सिस्ट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। ज़्यादा जो फोकस था कार्ल मार्क्स का और उसके जो बाकी सपोर्टर्स थे इस थ्योरी के, उनका किस चीज़ के ऊपर था? इकोनॉमिक इक्वालिटी की वो बात करते थे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। 1996 वार बिटवीन, तो ये अफ्रीका की जो दो कम्युनिटीज़ हैं, खूत्स और तुत्सीज, उनके दरमियान हुई थी रवांडा में। ये एक सिविल वार थी। ये एक्चुअली कोई रिलीजियस या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, बल्कि ये क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट थी। यानी आप ये कह लें कि इसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर था वो सबसे बड़ी रीज़न थी इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, इस सिविल वार के पीछे। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर तो उसमें इंग्लिश फिलासफर्स के नाम आ रहे हैं तो एडम स्मिथ, और अगर उसमें मुस्लिम फिलासफर्स के नाम आ रहे हैं तो फिर इब्ने खल्दून। Ibn Khaldun is often referred to as the most distinguished intellectual giant in the world. Ibn Khaldun is called the father of economics because many of his economic theories are far ahead of Adam Smith and Ricardo. दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर इंग्लिश फिलासफर्स की बात आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, और अगर उसमें मुस्लिम फिलासफर्स के नेम्स हैं ऑप्शंस में तो फिर आपने इब्न खल्दून पे क्लिक करना है। इब्न खल्दून को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस इनका कॉन्सेप्ट है, असबिया का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी आपने याद रखने हैं। नेशनल सॉलिडारिटी।
कैपिटलिज्म में किस चीज़ पे बात होती है? प्राइवेटाइजेशन पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। ये चारों के चारों जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे शुड बी इन प्राइवेट हैंड्स। और गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, जस्ट गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन कर सकती है। अब ये भी सम हो रिफाइंड वर्जन है कैपिटलिज्म का, जिसमें ये बात की जाती है कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है जस्ट टू रेगुलेट द पॉलिसीज़। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू में थी, कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी वेल्थ तो डे बाय डे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जो लोअर क्लास है, जो वेज अर्नर क्लास है, उसकी हालत बहुत ही माइजरेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट उसे जैसे मर्जी है ट्रीट करे, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कहीं पर जा नहीं सकती। जी, हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म में जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है, फ्री मार्केट होती है। फैशिस्ट्स ले फोकस ऑन वन नेशन एंड यूनिटी ऑफ नेशन अंडर वन लीडर। हिटलर के अंदर जो मुसोलिनी की आइडियोलॉजी थी, जो उसकी स्ट्रेटजी थी, उसको आप रिकॉल कर लें तो आप इसका ईजिली आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिसिज्म फोकस्ड, यानी हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किसने किया? तो ये जॉर्ज हॉलैंड सबाइन का इस पर बहुत फोकस है, बहुत काम रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। हम डिफरेंट रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन की, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की। तो ये इनमें जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक्चुअली यूके से इसका ताल्लुक है। ये 1688 में, यानी 17th सेंचुरी की बात है। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज ए ब्लडलेस कू, यानी इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, ये कोई इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ नहीं हुई थी, मौत नहीं हुई थी, बल्कि इट वाज ए ब्लडलेस कू that took place from 1688 to 1689, in which Catholic King James II of England was deposed and succeeded by his Protestant daughter Mary II and her Dutch husband प्रिंस विलियम III ऑफ ऑरेंज। यानी ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, इसमें जो कैथोलिक किंग है उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? प्रोटेस्टेंट, उसकी जो प्रोटेस्टेंट डाटर है, जो कि ज़्यादा एक मॉडरेट फॉर्म है, मॉडरेट वर्जन है क्रिश्चियनिटी का, उसके साथ। मोटिवेटेड बाय बोथ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, the revolution led to the adoption of the English Bill of Rights of 1689 and forever changed how England was governed. As the parliament gained more control over the previously absolute authority of the royal monarchy, the seeds of modern political democracy were sown. तो ये जो modern political democracy नज़र आती है आपको यूके में, इसका बीज कब बोया गया? ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के ज़रिए से। इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? द ग्लोरियस, यानी ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट। तो इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज कौन थे? प्रोटेस्टेंट्स वर अचीव विदाउट एनी ब्लडशेड, यानी बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था। किसने अचीव कर लिया था? प्रोटेस्टेंट्स ने। और रिप्लेस किसको किया? कैथोलिक किंग जेम्स II को। कब? 1688 में। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, ये किसने पेश की? ये जॉन ऑस्टन ने पेश की। मोनिस्टिक थ्योरी क्या है? कि स्टेट इज़ द ओनली रिपोजिटरी ऑफ सॉवरेनिटी। अल्टीमेट और जो सुप्रीम पावर है उसकी, वो किसके पास है? वो स्टेट के पास है। और जो सिटीजन्स हैं उन्हें स्टेट को ओबे करना चाहिए अनकंडीशनली। इसके अपोजिट जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि स्टेट के अंदर काम करने वाले जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उनका ये कहना है कि स्टेट को अपनी सॉवरेनिटी डिवाइड करनी चाहिए विद दोज कॉरपोरेशंस एंड with those organizations.
लेकिन अगर हम सॉवरेनिटी के डिफरेंट फीचर्स और एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम एक फीचर ये पढ़ते हैं कि सॉवरेनिटी इज़ इनडिविजिबल, यानी इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ये ऐसा इक़्तिदार आला है जो कि तकसीम नहीं होता। तो अगर जो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो डुअलिस्टिक अप्रोच है, उसको देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी डिविजिबल है, ये तकसीम हो सकती है। और ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो एब्सोल्यूट पावर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टेट के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कॉरपोरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही सीक्रेट हैं जितनी कि स्टेट है। तो इसको कौन सपोर्ट करता है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को? जॉन ऑस्टन। कम्युनिस्ट वांट टू अबॉलिश द स्टेट। वो किसको अबॉलिश करना चाहते थे? जो कम्युनिज्म की स्टेजेस एक्सप्लेन की गई हैं, तो जो लास्ट स्टेज है उसमें उनका ये कहना है कि स्टेट विल डिसअपियर, स्टेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और वो क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इक्वालिटी होगी तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी नहीं, और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी नहीं तो फिर स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो जब ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर स्टेट की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कोई क्लास तो है नहीं, क्लास नहीं है तो फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगी? इसलिए उनका ये कहना था कि जो अल्टीमेटली स्टेट क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। चौविनिज्म क्या है? कि अग्रेसिव पेट्रोटिज्म, यानी जज्बा हुबुल वतनी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे। Chauvinism is the unreasonable belief in the superiority or dominance of one's own group or people who are seen as strong and virtuous, while others are considered weak, अनवर्थी और इन्फीरियर। अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग भी समझना, सुपीरियर भी समझना, उनको रास्तबाज भी समझना, यानी जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और उनके हर काम में उनको सपोर्ट करना, इसे कहते हैं चौविनिज्म, यानी अग्रेसिव पेट्राइटिज्म। It can be described as a form of extreme patriotism and nationalism, a fervent faith in national excellence and glory, कि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो नेशन है, ये ही सबसे बेहतर है और इससे ही दुनिया पर हुकूमत करने का हक़ है, और इसके लिए हम जो भी मेजर्स इख्तियार करें वो सारे लीगल हैं, वो सारे जायज़ हैं। लिबरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन रीज़न, क्योंकि लिबरलिज्म का मतलब क्या है? ये लिबर्टी से आपने इसको सोचना है कि आप सोचने में आज़ाद हैं, आप एक्ट करने में आज़ाद हैं। तो रीज़न और बिलीफ, ये दो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि लेकिन एक बात याद रखिए कि ये दे आर नॉट इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ पर बिलीफ होगा वहाँ पे हम रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिलीजन्स हैं वो रीज़निंग से रोकते नहीं हैं, बल्कि रिलीजन आपको रीज़निंग की दावत देते हैं। अगर आप कुरान की आयत को देखें तो उसमें जगह जगह पर इंक्वायरी की और इन्वेस्टिगेशन की और रीज़निंग के लिए इनवाइट किया गया है कि ज़मीन में चलें फिरें और खुदा की निशानियों को देखें, और यानी ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। बहरहाल इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपने जो आंसर याद रखना है वो है लिबरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन रीज़न, लॉजिक। गाज़ा स्ट्रिप इज़ अटैच्ड टू इजिप्ट। ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये समझने के लिए एक बड़ी डिटेल वीडियो मौजूद है पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर, उसको देखें। और गाज़ा स्ट्रिप जो है ये एक छोटी सी पट्टी है जो जिसमें मेजॉरिटी किसकी है? फ़लस्तीनियंस की, फ़लस्तीनियों की, और इसका जो एक हिस्सा है वो इजिप्ट मिस्र के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया हुआ है कैंप डेविड अकॉर्ड के ज़रिए से। अगर आपने वो भी स्टोरी जाननी हो कि कैंप डेविड अकॉर्ड क्या था, इसराइल ने इजिप्ट को इजिप्ट ने इसराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ क्यों किया, किसकी कोशिशों से किया, और इन रिटर्न इजिप्ट को क्या मिला, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मीडिएशन क्या है? थर्ड पार्टी प्लेज एक्टिव रोल एंड फाइनली ड्राज टू कंक्लूजन। अगर दो पार्टीज हैं, उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो जो तीसरी पार्टी है वो उन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के दरमियान मीडिएट करवाती है उनके उस इशू को, और होपफुली वो किसी ना किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है उन दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के दरमियान। 91 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, इसके में सिर्फ 9 MCQs मिसिंग हैं 2020 वाले पेपर से, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी थे, जनरल नॉलेज के भी थे, तो बाकी क्वेश्चंस मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, खासतौर पर जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो एक्सक्लूड कर दिए हैं।
जनरल नॉलेज और कुछ उर्दू वाले क्वेश्चंस मैंने इसमें से एक्सक्लूड किए हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी एक्सक्लूड कर दिए हैं, और जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 80% क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि बहुत ही डाइवर्स पेपर था। इसमें अगर किसी को डिप्लोमेसी किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो शायद वो जो 4-5 क्वेश्चन जैसे पर्सोना नॉन ग्रेटा, एक्रेडिटेशन, मीडिएशन, वैसे क्वेश्चंस को आंसर ना कर सकता। इसी तरह से आपने देखा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है उसमें से पेपर थोड़ा-सा ही है, सारे का सारा पेपर उस पर बेस नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्टडी से भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पाकिस्तान मूवमेंट से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ से भी लिए गए हैं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, उन सब को आपको पढ़ना है और उन पे आपने अपनी ग्रिप बनानी है, तब आप ये पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। सेकंड चीज़ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, वर्डिंग चेंज होने की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्रैमिंग की होती है। आप उसे अंडरस्टैंड करके और उस 2 टर्म्स के दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशन कायम करके, 2 इवेंट्स के दरमियान कोई कोहेरेंस क्रिएट करके आप उसको याद नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें हमने 27 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया है, वो आपने याद रखनी है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी तरह से रशियन रेवोल्यूशन, उसे अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, वो आपने याद रखना है। बाकी चीज़ें वो थी जो कि ऑफ एंड ऑन हम पढ़ रहे थे, लेकिन लैंड लॉक्ड कंट्री, लिटोरल स्टेट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपने याद रखनी है। तो अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग मौजूद हैं, अगर कोई मौजूद नहीं है वो उसको ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।